हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं काजल गुप्ता एमजीआई एजुकेशन मैथ्स 99 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम एमजीआई एजुकेशन की तरफ से साइंस म्यूजियम जा रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जा रही है आज हमारी पूरी टीम। आरएम श्रीवास्तव सर, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे। उसके बाद हमारी निकिता मैम, हमारी रितु मैम, हमारी कीर्ति एचआर मैम और हमारी शिवांगी मैम। और ये है हमारी मिष्टी। और ये दो हमारे एमजीआई के छोटे छोटे बच्चे, मिष्टी और प्रियांशी, है ना। तो आज हम सब लोग आपको लेके चल रहे हैं। पहले साइंस म्यूजियम चलेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कहाँ चलना है। तो बच्चों, अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही आपको एजुकेशनल वीडियोज़ दिल्ली टूर की आपको मंथली मिलती रहेंगी। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगली बार आप दिल्ली में कहाँ देखना चाहोगे, क्या देखना चाहोगे और कहाँ जाना चाहोगे। तो चलते हैं फिर हम सब लोग। अभी यहाँ से देखो जाएंगे हम साइंस म्यूजियम, फिर वहाँ पर एक एक करके आपको बताएंगे कि साइंस म्यूजियम आपको क्यों आना चाहिए, साइंस म्यूजियम आपको विजिट क्यों करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर क्या है ना। तो ये एजुकेशनल वीडियो है आप सबके लिए, जो आपकी नॉलेज बढ़ाएगा कि साइंस म्यूजियम में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हम करते हैं और क्या हमें करना चाहिए। तो चलते हैं साइंस म्यूजियम। हेलो बच्चा पार्टी। अब आप देख रहे हैं हमारा जो पूरा स्टाफ है, निकिता मैम, कीर्ति मैम, साक्षी मैम, इंक्लूडिंग मी, हम सभी ऑन द वे आकर हमारी कैब का वेट करें। और हमारी कैब बहुत ही जल्द आने वाली है। ये तो फाइनली इंतज़ार हुआ ख़त्म और हमारी कैब आ चुकी है। आप लोग देख रहे हो कि हमारे बीच अब लड़ाई हो रही है कि खिड़की के पास कौन बैठेगा, लेकिन सबसे पहले रितु बैठ रही है और उसके बाद मैं, बाकी का हमारा पूरा स्टाफ। अब आप आगे देखते रहिएगा और वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो गाइज चलो, हमारी जो कैब है वो चल चुकी है और हम लोग पूरे सेल्फीज के मजे लेते हुए, पूरे कार में मजे करते हुए हमारा जो गैंग है वो घूमने की ओर चल चुका है। लगता है जो भगवान जी हैं वो एमजीआई वालों पर सब्र खा चुके हैं, क्योंकि आज जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप लोग देख रहे होंगे मौसम कितना ज़्यादा सुहाना लग रहा है और हम कार में बैठे बैठे पूरे मज़े ले रहे हैं इस मौसम के। और सड़कें इतनी अच्छी लग रही है हमें यहाँ से देखते हुए, कितना मज़ा आ रहा है। तो वीडियो में बने रहिएगा, हम देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो गाइस, मौसम के मज़े लेते हुए हम अपनी मंजिल तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन जो साइंस म्यूजियम है उसकी जो एंट्री होती है वो आगे से होती है और उससे पहले हमारा भारत मंडपम पड़ता है। तो हमारी कार है वो यू टर्न लेते हुए आगे की ओर बढ़ रही है।
तो गाइस, जो भी हमारे इस वीडियो में हमारे साथ बने हुए हैं तो उनके लिए इंतज़ार हुआ ख़त्म और मस्ती की घड़ी आ चुकी है और हम अपनी कार से उतरते हुए नेशनल म्यूज़ियम सेंटर में गेट से एंट्री करके अंदर की ओर जा चुके हैं। तो ये देखा कि हम लोग तो कैब से जा रहे हैं बिकॉज हमारा काफ़ी बड़ा स्टाफ है, तो हमें कैब से जाना पड़ा। हम प्रॉपरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जा पाते, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो मेट्रो से भी आना जाना कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पड़ेगा, सबसे नियरेस्ट। तो उस स्टेशन से आपको डायरेक्ट कार या कैब बुक हो सकती है, ऑटो बुक हो सकती है, ई रिक्शा जो 10-10 रुपये लेते हैं, वहाँ से आपको वो डायरेक्ट साइंस म्यूज़ियम के बाहर उतार देंगे। तो आप उससे भी बहुत आराम से साइंस म्यूज़ियम तक पहुँच सकते हैं। देख सकते हैं हमारी पूरी टीम पहुंच चुकी है जो कि अपनी सेल्फीज में लगी हुई है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ अंदर। गाइस, आप लोग देख सकते हैं हमें टिकट मिल चुकी है काफी देर के बाद और अब हम अपनी पूरी टीम के साथ ऊपर जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारी आधी टीम ऊपर जा चुकी है। आप भी आइए हमारे साथ। यस बच्चों, तो हम साइंस म्यूजियम में एंट्री कर चुके हैं और एंट्री करते हुए आपको सबसे पहले मिलेगा रिसेप्शन, जहां पर आप अपनी कोई भी क्वायरी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं पता लग पा रहा है कि आगे कैसे जाना है, तो आप रिसेप्शन पे पूछ सकते हैं। इस म्यूजियम में चलते चलते और रिसेप्शन के साइड से आगे आपको देखने को मिलेगा नो योर साइंटिस्ट, जो कि साइंस म्यूजियम में एंट्री करते ही उसका मतलब ये बताया जाता है कि अपने वैज्ञानिकों को जाने, साइंटिस्ट का क्या महत्व रहा है, क्या इम्पोर्टेंस रही है। यस। तो साइंस म्यूज़ियम में एंट्री करते हुए सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं वाटर लैब में, जिसमें हमारा जो MGI स्टाफ है वाटर लैब में पहुंचते ही सबसे पहले वाटर इन योर लिवर पे अपना वेट जाके नापने लगा है 1 बाय 1 करके। तो आप देखते रहिए इस वीडियो में कि हर कोई अपना अपना वेट नापेगा और देखेगा कि उसका वेट क्या आ रहा है। और अब हम पहुंच चुके हैं साइंस म्यूजियम का फर्स्ट लैब, द वाटर एलिक्सिर ऑफ लाइफ, जिसका मतलब होता है बच्चों पानी जीवन के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साइंस म्यूजियम में इसके बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है CV रमन जी के द्वारा, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो वाटर है ना केवल ह्यूमंस के लिए,
हमारे आगे की फार्मिंग जो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है, खेती बाड़ी के लिए वर्क करता है, एनवायरनमेंट हो गया, और एनवायरनमेंट की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक ब्लू प्लैनेट के नाम से बहुत बड़ा अर्थ बना हुआ है। उसमें ये बताया गया है कि वाटर कितना ज़्यादा ज़रूरी है और हमें इसको कैसे बचा के रखना है। अब साइंस म्यूज़ियम का जो फर्स्ट लैब है, इसमें आपको यही सारी चीज़ें पता लगेंगी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, स्टोर ऑफ वाटर, वाटर को स्टोर करना कितना ज़रूरी है। इन फ्यूचर अगर आप कभी नीड पड़ जाए तो आप कैसे उस वाटर का यूज़ कर सकते हैं। फिर जो फार्मिंग में यूज़ होता है वाटर का, वो कितना हमारे लिए लाभदायक होता है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें फार्मिंग से ही मिलता है और फार्मिंग के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर वाटर को वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, इस साइंस म्यूज़ियम में ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। चीज़ों को बचा बचा के हमें किस तरीके से अच्छे से अपने वाटर को रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए साइंस म्यूज़ियम में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि पानी जो आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या क्या हम इंस्ट्रक्शंस लगा सकते हैं, बना सकते हैं। और ना केवल हमें, अपने आसपास के लोगों को भी हमें इस बात से अलर्ट करना चाहिए कि वाटर कितना ज़रूरी है, उसे स्टोर रखना बहुत ज़रूरी है और उसे वेस्ट ना करें। और अब हम पहुंच चुके हैं साइंस म्यूज़ियम का फर्स्ट लैब, द वाटर एलिक्सिर ऑफ लाइफ, जिसका मतलब होता है बच्चों पानी जीवन के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साइंस म्यूज़ियम में इसके बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है सीवी रमन जी के द्वारा, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो वाटर है ना केवल ह्यूमंस के लिए, हमारे आगे की फार्मिंग जो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है, खेती बाड़ी के लिए वर्क करता है, एनवायरनमेंट हो गया, और एनवायरनमेंट की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक ब्लू प्लैनेट के नाम से बहुत बड़ा अर्थ बना हुआ है। उसमें ये बताया गया है कि वाटर कितना ज़्यादा ज़रूरी है और हमें इसको कैसे बचा के रखना है। अब साइंस म्यूज़ियम का जो फर्स्ट लैब है, इसमें आपको यही सारी चीज़ें पता लगेंगी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, स्टोर ऑफ वाटर, वाटर को स्टोर करना कितना ज़रूरी है। इन फ्यूचर अगर आप कभी नीड पड़ जाए तो आप कैसे उस वाटर का यूज़ कर सकते हैं। फिर जो फार्मिंग में यूज़ होता है वाटर का, वो कितना हमारे लिए लाभदायक होता है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें फार्मिंग से ही मिलता है और फार्मिंग के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर वाटर को वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, इस साइंस म्यूज़ियम में ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। चीज़ों को बचा बचा के हमें किस तरीके से अच्छे से अपने वाटर को रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए साइंस म्यूज़ियम में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि पानी जो आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या क्या हम इंस्ट्रक्शंस लगा सकते हैं, बना सकते हैं। और ना केवल हमें, अपने आसपास के लोगों को भी हमें इस बात से अलर्ट करना चाहिए कि वाटर कितना ज़रूरी है, उसे स्टोर रखना बहुत ज़रूरी है और उसे वेस्ट ना करें।
यस, फर्स्ट लैब के बाद हम सेकंड लैब में एंट्री कर चुके हैं और जिसका नाम है डिजिटल इंडिया लैब। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि भारत में किस तरीके से, यानी जो इंडिया है डिजिटली कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। इस पूरे लैब में आपको यही बताया जाएगा कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी को कितना ज़्यादा बढ़ा लिया है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, फार्मिंग के मामले में हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़, इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िक्स, टेलीविज़न, एंटरटेनमेंट, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं इन सब में हमने अपनी टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बढ़ा लिया। न्यूज़पेपर्स पहले हमें इंफॉर्मेशन बहुत दिनों बाद मिला करती थी, बट आज के टाइम में डिजिटली मोबाइल्स आ चुके हैं, मोबाइल फ़ोन्स, कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है, हमें तुरंत कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और यहाँ पर ये भी दिखाया जा रहा है कि पहले सिनेमाज़ जो होते थे, मूवीज़ की शूटिंग किस तरीके से की जाती थी, कितना टाइम लग जाता था, क्या क्या पहले मूवीज़ के स्टाइल में वियरिंग होती थी, कैसे शूटिंग कराई जाती थी, बैकग्राउंड क्या होता था, म्यूज़िक कैसा होता था और किस तरीके से शूट किया जाता था, किस जगह में किया जाता था, ये सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन्ड है बहुत ही अच्छे से। तो बच्चों अभी इस वीडियो में बने रहिएगा, आगे आपको और भी अच्छी अच्छी अपडेट मिलती रहेगी। प्रोफेसर, मुझे लगता है कि भारत जैसे विशाल देश में हमें बहुत सारे प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे सभी प्रमुख कार्यक्रमों जैसे परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा के तंत्रिका तंत्र की तरह है। अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, जिसका मतलब है ट्रांजिस्टर कंप्यूटर, और इसे ट्रांजिस्टर कंप्यूटर के नाम से ही जाना जाता है। ये कंप्यूटर बहुत ही साइज़ में छोटे मगर बहुत ही अधिक टेक्नोलॉजी से काम करने वाली चीज़ें थी। और ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का जो यूज़ है, इससे बिजली की बहुत खपत हुई, चीज़ें आसान हुई और बहुत ही तेज़ी से काम सही से होने लग गया। और ये एक वैक्यूम यूट्यूब की तरह काम करता था। लाइक इसमें हम कई सारी चीज़ें आगे भी आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। गाइस अब हम चलते चलते आ चुके हैं ब्लैक डायमंड लैब की और जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम यहाँ पर खड़े होकर फ़ोटोज़ ले रहे हैं और यहाँ पर हमारी जो इमेजेस है वो बहुत ही बड़ी बड़ी दिख रही है। लाइक हमें बहुत मज़ा भी आ रहा है और हम बहुत सारी इमेजेस भी ले रहे हैं। और यहाँ हम जानेंगे कि डायमंड की खोज कैसे की गई, खदानों से कैसे निकाला गया, क्या क्या मशीनें यूज़ हुई और डायमंड को खदानों से निकालने के लिए किन किन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया गया। जो हमारे इंजीनियर थे इसमें जिन्होंने काम किया डायमंड्स को निकालने का, उनकी किस किस टाइप की इसमें ड्रेस हुआ करती थी, वो कैसी ड्रेस पहनते थे और पहनते भी हैं आज। तो वो सारा कुछ आपको इस एक मशीन में दिख रहा होगा। लाइक एक यहाँ पे शीशा है, वहाँ पे आपको एक पैकिंग में दिख रहा होगा जैसा आप देख पा रहे होंगे।
और वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए और इसमें आपको दिखेगा चलते चलते कि कई जगह पर ना छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं और जिस प्रोजेक्ट्स में कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन है, जैसा कि अभी हमारे सामने अंडरग्राउंड मिनिंग बोर्ड एंड पिलर आ चुका है, जहाँ की ये बताया जा रहा है कि खादान कैसे बनाया जाता था और उसकी प्रक्रिया क्या थी, उससे खनिज कैसे निकाला जाता था। इस पूरे प्रोसेस को ड्रैग लाइन कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन है। मेरा फोन अच्छा हम पहुंच चुके हैं ड्रैग लाइन एक्सकवेटर की मशीन के पास। ये एक बहुत बड़ी मशीन होती है और जिसमें एक बड़ी सी बाल्टी का उपयोग किया जाता है और इसमें एक बम की मदद से उसे लटकाया जाता है और बाल्टी के आसपास केबल और कई सारी रस्सियाँ लगी होती है जिससे वो उसे बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाता है। और आप देख रहे होंगे हमारे MGI के छोटे छोटे बच्चे जो उसकी मदद से उसे बहुत अच्छे से मूव करके देख पा रहे होंगे। अब हमारा पूरा MGI जो है बेसमेंट की ओर बढ़ते हुए नीचे की ओर जाने लगा, जिसमें कि हमने ये देखा अहिंसक विस्फोट के नाम से वो पूरा चीज़ नीचे तैयार था। एक सामने बहुत बड़ा सा गेट था और जिसमें हमने एंटर किया तो वहाँ हमने ये देखा कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हुई थी कार्डबोर्ड से बनी, मतलब कार्डबोर्ड से बनी हुई थी और इतने अच्छे से उस कार्डबोर्ड पर एक्सप्लेन था, इतनी सुंदरता से उसकी आकृतियाँ बनी हुई थी और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन था। और आगे बढ़ते बढ़ते हमें इसमें एक मिसाइल की तरह बनी हुई कुछ चीज़ें भी दिखी, जैसा आपको भी इस वीडियो में दिखता रहेगा। लेकिन हमने जो इसमें चीज़ें देखी ना, आगे जाके हमने बहुत सारी सेल्फीज़ भी ली और जो कार्डबोर्ड था उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से रिटर्न वर्क में बहुत एक्सप्लेनेशन बढ़िया था, हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। आप भी इस पूरे वीडियो में ये देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन था। देखते रहिएगा और बने रहिएगा वीडियो में। देखो इधर है साक्षी हेलो 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 हेलो। ये आप देख सकते हैं बॉय और गर्ल के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया कि ऑल फीमेल हैव 2X हॉर्मोन्स, लाइक कई सारी चीज़ें ऐसी बताई गई है। द डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, हाफ यू एंड हाफ मी, pioneers of genetics, where does the sound come from? रितु रितु खड़ी हो जा थोड़ी। Sound comes from
अरे तो इसमें चेक करो एक बार, आवाज़ आ रही है? वेयर डज द साउंड कम फ्रॉम? नहीं आ रही। सो ऋतु चलो गाइस। ये देख सकते हैं समथिंग इन द एयर, टच मी नॉट। ये आप देख सकते हैं एमजीआई के सभी हमारे कैंडिडेट्स जो हैं प्लेइंग कर रहे हैं इसमें। द इनविजिबल एनिमीज द किलर प्रोडक्शन लाइन। इसमें आप देख सकते हैं लाउड एंड क्लियर, इसमें से आवाज़ भी आ रही है। जब ये प्रेस कर रही है तो इसके ऊपर कुछ, तो उसमें से वो आवाज़ भी आ रही है। ये है मिसिंग कलर्स, डिफरेंस विजन्स, ये है सीइंग एंड बिलीविंग। इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि आंखों देखा विश्वास करें। इन गुड टेस्ट। टीचर का टेस्ट आता है यहाँ पे। ये आप देख सकते हो बायोटेक लैब, ये उसके बारे में, इसमें अंदर कई सारी चीज़ें हैं। और ये हमारे जो स्टाफ से ये थक चुके हैं। और यहाँ से आप देखिए बाहर का व्यू कितना अच्छा आ रहा है, कितना अच्छा आ रहा है। किया गया ये छोटी छोटी डिब्बियाँ किस किस तरीके की होती हैं वो सारा कुछ है, आप इसमें ये देख रहे होंगे। छोटी छोटी डिब्बियाँ जिसमें इत्र रखे हुए हैं, किस तरीके से इत्र बनाए जा रहे हैं। उसके ऊपर से एक कैप भी है ऐसे दबाने वाली, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन है। ये आयुर्वेद है, आप देख सकते हो। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, हरी टाकी, भिडंगा, तली शादी, काली मिर्च, स्मॉल इलायची, बहेरा, भूमि कुष्मंडा, अश्वगंधा। और ये है भस्म करने की विधि, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग भस्म। किस तरीके से किया जाता है? आयुर्बाला, पिपुल, सुंती, धात्री, दालचीनी, मुट्ठा, नब्याश, लोहा। इस तरीके से आप देख रहे होंगे, बहुत सारा एक्सप्लेन है इसमें। गाइस अब आ जाइए आगे, हम आपको लेके चलते हैं। इस वीडियो आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप देख सकते हैं ये पहले के समय का कुआं, जिसमें ये दिखाया गया है कि लोग पहले किस तरीके से मिट्टी के बर्तनों में पानी भर के ऊपर की ओर खींचा करते थे। तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी है कि एक आदमी उस पर काम कर रहा है, अंदर से पानी खींच रहा है मिट्टी के बर्तनों में। और पहले आप देख सकते थे कि इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से पुराने समय में पानी को खींचने के लिए जानवरों की शक्ति की मदद लेनी पड़ती थी। तो आप देख रहे होंगे ये एक जानवर खड़ा है जिसकी शक्ति का इस्तेमाल करके वो एक जगह अड़ा रहता था, और वहाँ पर हम अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसको प्रॉपरली वो खींच के ऊपर तक लाया जाता था। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो रही हैं सारी चीज़ें इसमें। और द लॉस्ट वैक्स इंडियन क्राफ्ट।
प्रॉपर वो दिख नहीं रहा ना, उसमें समझ नहीं पा रही कि मैं क्या लिखा है। ये जिंक सीमेंटिंग कैसे हुआ करती थी पहले के टाइम में, एंड इंडियन कंट्रीब्यूशन किस तरीके से था, आप वो देख सकते हैं इसमें। और आप ये देख सकते होंगे पहले का सिक्के का उत्पादन कैसे हुआ था, किस तरीके से बनाया जा रहा है इसमें सिक्के। तो आप ये देख रहे होंगे कई सारे लोग इसमें आपको बैठा हुआ दिखा रहे हैं, वो सिक्के बना रहे हैं, सिक्कों का कैसे उत्पादन किया जा रहा है। और ये 350 साल पुरानी सिक्कों को ढालने के लिए, सिक्कों को किस तरीके से रेडी किया जा रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और ये है कांच, चूना, बालू और ऐसे कई सारे पदार्थ हैं जो कि आप इसमें देख सकते हैं पुराने समय में किस तरीके से उनका यूज़ किया जाता था। ये ट्रेडिशनल ग्लास फरेंस है इसमें। ये ले लो। गाइस ये आप देख सकते हो बहुत अच्छे से पैकिंग में ताजमहल को दिखाया जा रहा है। अब हम साइंस म्यूजियम में चल चुके हैं लैब नहीं कैंटीन की ओर। भाई हमें भी भूख लगती है, आप देख ही रहे होंगे हमारे पूरे स्टाफ के चेहरे भूख के मारे, और खाना देखते ही सबके चेहरे पे कितनी स्माइल आ गई है, देख रहे होंगे आप। ये तो हमारे प्लेट्स में क्या है, छोले भटूरे और है सलाद और साथ में अचार आम का और अच्छा चिल्ड पानी, जो कि हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और हम लोगों ने बहुत ही मज़े लेते हुए पूरा खाना फिनिश किया। आगे इस वीडियो में बने रहिएगा। मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक घूमते घूमते पूरे साइंस म्यूज़ियम में हमने कई सारे लैब्स देखे। उसके बाद हमने लंच किया और लंच करने के ठीक 15 मिनट्स बाद हमारी एक टिकट बुक थी जिसका प्राइस था 20 रुपीज़ पर पर्सन, और उसका नाम था साइंस शो यानी विज्ञान शो, जिसमें हमें कई सारी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है और ये बताया गया कि साइंस क्या है, व्हाट इज़ साइंस। कई सारे लोगों का अच्छा आंसर आया कि एवरीथिंग अराउंड अस, फैक्ट्स यानी जो हमारे आसपास होता है उसे साइंस कहा जाता है। और इस लैब में जाने के बाद जब हमने शो देखा 15 से 20 मिनट का, तो हमें ये पता लगा, जैसे कई सारे लोग कहते हैं कि ये तो जादू है, इमेजिनेशन है, नो, साइंस यहाँ पे ये बताता है कि ये सब कुछ साइंस से ही पॉसिबल हो पाता है। तो आप कभी भी ऐसी चीज़ों में ना आए कि ये जादू है, ये नहीं, हर चीज़ साइंस से ही पॉसिबल हो पाई है। यहाँ हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की और इसमें जो मैम ये एक्टिविटीज़ करा रही थी लिटरली वो बहुत अच्छी थी, उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हर एक कैंडिडेट को बहुत अच्छे से टाइम दिया और उसमें जितनी भी चेयर्स लगी थी हम सब अच्छे से लाइन में लग के बैठे हुए थे और कई सारी अच्छी बातें हमें बताई विज्ञान से रिलेटेड। चलते चलते तो थक चुके हैं बहुत ज़्यादा ही, लेकिन क्या करें, साइंस म्यूज़ियम भी तो हमें पूरा ही घूमना है, तो थकावट को दूर भगाओ। और हम सीढ़ियों से उतरते उतरते नीचे की ओर पहुंच चुके हैं। जहाँ पे हम पहुंच चुके हैं उसका नाम है इंफॉर्मेशन इवोल्यूशन। वैसे तो हम थके हुए थे,
लेकिन अंदर की ओर एंट्री करते ही हमारे अंदर एक क्रांतिकारी जाग गई। जैसा आप हमारे देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चों को, उनके अंदर क्रांतिकारी आ गई, वो परेड करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत ही मज़े कर रहे हैं। तो इस सूचना क्रांति में हमने जाकर ये जाना कि इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में किस तरीके से विकास हुआ, पहले के टाइम में परेड कैसे हुआ करती थी, क्या क्या हमारी राजनीति में हुआ, किस तरीके से चेंजेस आए, और जो चेंजेस हुए उससे हमारी सोसाइटी और इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ यानी आर्थिक अर्थव्यवस्था में क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे कैसे बदलाव हुए, ये सारा कुछ हुआ। पहले कम्युनिकेशन की स्किल्स क्या थी, आज क्या है, किस तरीके से उसमें परिवर्तन हुए हैं। अब एक बात किसी दूसरे इंसान तक पहुंचाना किस तरीके से इजी हो गया, और पहले जो क्रांतिकारी हुई, कई सारी चीज़ें हुई, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। आप इस वीडियो में ये सारा कुछ देखते रहेंगे और हम भी इस वीडियो में सारा कुछ देख रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। चपाटी। अब हम लोग क्राफ्ट म्यूजियम पहुंच चुके हैं, और मैं आपको बता दूं जो साइंस म्यूजियम है और क्राफ्ट म्यूजियम है उसके बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम है। वैसे तो हम लोग प्रॉपरली वॉक करते करते क्राफ्ट म्यूजियम तक पहुंच गए, लेकिन अगर आप चाहो 10-20 रुपए किराया लगा के और रिक्शे से बहुत आगे बिल्कुल सीधे आना है, आपको कहीं नहीं जाना है। अब आराम से क्राफ्ट म्यूजियम पहुंच जाएंगे। और क्राफ्ट म्यूजियम जाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये मॉर्निंग 10 बजे से लेके इवनिंग 5 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ पे जो टिकट है, हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए तो 20 रुपए चार्जेस होते हैं, लेकिन जो देश और विदेश से घूमने यहाँ पर आते हैं उनके लिए पर पर्सन 200 रुपए होते हैं, बाकी नॉर्मल लोगों के लिए 20 रुपए होते हैं। तो आप यहाँ पे विजिट कीजिएगा और मैं आपको आगे बताती हूँ। क्राफ्ट म्यूजियम का मतलब है शिल्प संग्रहालय। शिल्प संग्रहालय का मतलब होता है कि ये इसमें हम दीपक, कांस्य, बांस, आप समझ रहे होंगे जो बांस की लकड़ियां होती थी पुराने जमाने के, जो कपड़े हुआ करते थे, मूर्तिकार, मूर्तियां, लकड़ियों की बनी हुई नक्काशी यानी लकड़ियों से बने हुए कई तरह के नाव, टेराकोटा मूर्तियां, इस तरह की हमने कई सारी चीजें इसके अंदर देखने को पाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और आगे हम आपको बताते रहेंगे जहां जहां हम जाते रहेंगे। बोलो। अंदर अलाउ है? पता नहीं। अब यहाँ जहाँ हम एंटर कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना साड़ी, सूट, घरारा, शरारा, पुराने समय में जो हम सूटों को अनारकली कहा करते थे, जो बहुत ही ज़्यादा घेरे में हुआ करता था, वो सारा हम यहाँ पे जानेंगे कि पुराने समय में कपड़े किस तरीके से तैयार किया जाता था, कपड़ों पे क्या क्या डिज़ाइन है, और पहले के लोगों में कितनी अच्छी कैपेसिटी है एक एक कपड़ों पे अपने हाथों डिज़ाइन करना, कढ़ाई बनाना, इतनी अच्छे अच्छे फूल्स के डिज़ाइन बनाना उन कपड़ों पे, बनारसी साड़ी इतनी हैवी, अच्छे अच्छे कलर्स में, काफी सारे कलर कॉम्बिनेशन थे जो कि पैक थे पूरे शीशे में, हमने देखे।
और अब आप देख रहे होंगे कि बाहर की ओर निकलते ही कई सारी दुकानें दिख रही हैं, जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि हाथ से बुने हुए छोटे छोटे गले के डिज़ाइंस के मतलब नेकलेस हो गए, इयररिंग्स हो गए, चुन्नी पर डिज़ाइन किए हुए खुद की कारीगरी। चुप न जाओ जी, मन बीत कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, अरसले उन्हें पंगा दी मैं कह लगे ताकि धोकनी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पापी खुशी रे झुम 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 बाजुम इवड़ में जागी धोकनी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाधी खुशी रे झुम 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 बाजुम। हम फाइनली क्राफ्ट म्यूजियम घूमते घूमते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां राजस्थानी लैंग्वेज में गाना गाया जा रहा था। तो वो एक ऐसी जगह पे था, ऊपर से एक जो पुराने टाइम समय में झोपड़ियां हुआ करती थी, जो कराकट हुआ करते थे, जिन्हें कराकट कहा जाता है, उसका डिजाइन किया हुआ था होम टाइप में, जो हम पहले ड्राइंग्स में बनाया करते थे। और उसके नीचे बहुत पुराने समय की लकड़ियां लगी हुई थी, और जो पत्थर थे वो इतने मतलब मजबूत से थे कि वहाँ गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। और जहाँ हमने बाहर से बैठ के सिटिंग करी है, जो हम वीडियो बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, हम जिस चीज़ों पे बैठे हैं वो कोई चेयर्स नहीं है, पत्थरों की बनी हुई कुर्सियां हैं जिसमें हम आराम से बैठ के इस शो को देख पा रहे हैं। अपने हाथों में कई अच्छे अच्छे धुन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लेकर गा रहे हैं, और ये गाना इतना अच्छा है कि जिसका लुत्फ हमारी पूरी टीम ने उठाया, और हमारी पूरी टीम ने बैठ के अच्छे से इसे देखा, और वो बहुत अच्छे सॉन्ग में गा रहे। वैसे हम पूरा नहीं समझ पा रहे, लेकिन आप बताइएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपको कितना समझ में आया ये सॉन्ग, कैसे गा रहे हैं ये सॉन्ग। और हमने तो बहुत मजा उठाया इस सॉन्ग का। क्या आपने उठाया? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। घूमते हम पहुंच गए पुराने समय का घर देखने के लिए। आपने तो देखा ही होगा पुराने समय में जो घर हुआ करते थे वो कितने अच्छे हुआ करते थे। लाइक जो गेट हुआ करते थे वो छोटे हुआ करते थे, जिसमें हमें थोड़ा सा झुक के जाना होता था। आज के टाइम में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं और फैसिलिटीज भी बहुत अलग है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज के समय में हम लोग ताले का यूज करते, पहले ताला यूज नहीं होता था घरों में, चाबी ऐसा यूज नहीं होती थी, सिक्कड़ लगे होते थे जिनको हम सिक्कड़ कहते हैं। और जो पहले के गेट हुआ करते थे ज्यादातर ब्लैक, उसके ऊपर डिजाइन हुआ करते थे, बांस की लकड़ियां हुआ करती थी, और जो उसमें लॉक लगा करता था वो एक उसमें लाइक स्पेस छोड़ दिया जाता था, उसमें लकड़ी लगा के वो लॉक हो जाया करता था। तो हम पहुंच के वैसे ही पुराने घरों पे। और आप तो जानते हैं हम जो गर्ल्स होते हैं बहुत ज्यादा शौकीन होती है हर जगह की फोटो लेने का, तो उसके ऊपर छत बनाए गए हैं, नीचे ऐसा गार्डन एरिया खाली है, और ऊपर प्रॉपरली ऐसा पूरा ब्लैक ब्लैक, मतलब कितना सही लग रहा है, प्यारा लग रहा है एनवायरनमेंट एकदम, मतलब बहुत मजा आ रहा है। आप देख ही रहे होंगे इस वीडियो में जैसा जैसा हम आपको बता रहे हैं।
फिर हम इसमें आगे गए, मट्टियों के बने हुए घर, मट्टियों से बने हुए घर थे जिन्हें खुद हाथों से ऐसा लीपा गया था, मतलब हमारी लैंग्वेज में उसको लीपा बोला जाता है। वैसे आप उसे ये भी कह सकते हैं पेंट, जैसे आजकल हम लोग ब्रश यूज़ करते हैं, बट पहले उसे लीपा कहते थे। लीपने की प्रक्रिया होती थी, वो खुद हाथों से लीपा जाता था और अच्छे से तैयार किया जाता था। और उस जो मट्टी के घर है उस पर खुद डिज़ाइंस भी बने हुए हैं, और उन मट्टी के घरों में छोटी छोटी किचन्स बने हुए हैं, लाइक ऐसा दीवार करके खड़ी कर दी गई कि वहाँ वो किचन है। और जो मट्टी के घर है उनके ऊपर जो छत है वो आपने देखा होगा जो रुई की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट लंबी लकड़ियों की साइज़ की होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, तो उसे झोपड़ी एक कहा जाता है, जो झोपड़ी बनाने के कामों में यूज़ की जाती है। तो बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छा लगा हमें। तो और काफ़ी पुराने समय के जो घर थे वहाँ पे नल कैसे हुआ करते थे पुराने समय में, वो सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। और लोग चूल्हे पे खाना बनाया करते थे पुराने समय में, वो सारा कुछ इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप यहाँ आते हैं देखने के लिए आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन मिलेंगी। हेलो बच्चा पार्टी। तो क्राफ्ट म्यूजियम घूमने के बाद और अब हमारा प्लान बन चुका है इंडिया गेट जाने का, तो आप भी हमारे साथ चलिए। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्राफ्ट म्यूजियम से इंडिया गेट जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऑटो बुक करके इंडिया गेट के लिए जा सकते हैं। अब आप जितने भी लोग हैं उस ऑटो में जितने लोग आ जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका 150 रुपये किराया लगेगा और आप आराम से इंडिया गेट तक पहुँच सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल एंट्री गेट पर ही पहुँचाएंगे जहाँ से एंट्री होती है। और मैं आपको बता दूं अगर आप इंडिया गेट जा रहे हैं तो इंडिया गेट में एंट्री करने के कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, आप आराम से इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़े नए रूल्स आ चुके हैं। अभी अगर आप अपने बैग वगैरह लेकर जाते हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं आप बैग्स वगैरह ज़्यादा लेकर ना जाएं, क्योंकि अभी अंदर ना एंट्री नहीं दी जा रही है बैग्स के साथ। तो अगर जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहा है वो ध्यान दे कि अगर इंडिया गेट जा रहा है तो ज़्यादा बैग्स या ज़्यादा मतलब चीज़ें ना लेकर जाए, ताकि आप आराम से अंदर एंट्री कर पाए। और मैं